भारत की आज़ादी की कहानी। ये सिर्फ इतिहास के पन्नों में लिखी कोई बात नहीं है। ये तो असल में इंसान के हौसले की एक बहुत बड़ी दास्तान है। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि संघर्ष, बलिदान और एकता का असल मतलब क्या होता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी लेकिन जरूरी सवाल से करते हैं। आखिर आज़ादी जीती कैसे जाती है? ये सिर्फ आप जानते हैं कोई एक तारीख या एक घटना तो है नहीं। ये सवाल हमें उस संघर्ष की हर परत को समझने पर मजबूर करेगा और उन अनगिनत बलिदानों को याद दिलाएगा जिनकी वजह से ये सपना हकीकत बना। और ये लड़ाई कोई एक दिन की नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो सदियों तक चले एक बहुत लंबे, बहुत कठिन सफर की दास्तान है। और इस पूरी कहानी का जो असली हीरो था ना, वो थी वो भावना, वो अटूट भावना जिसने कभी हार मानना सीखा ही नहीं। इसे कुछ इस तरह भी कहा गया है कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि संघर्ष, बलिदान और एकता की एक गहरी भावनात्मक और शक्तिशाली गाथा है। देखिए, ये सिर्फ पॉलिटिकल घटनाओं का कोई हिसाब किताब नहीं है, बल्कि ये तो इंसानी जज्बातों की एक पूरी महागाथा है। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ? देखिए, कहानी शुरू होती है उन जहाज़ों से जो मसालों और कपड़ों के व्यापार के इरादे से आए थे, लेकिन वो अपने साथ एक ऐसा भविष्य लेकर आए जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। इसकी सारी जड़ें जुड़ी हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से, जो आई तो एक ट्रेडर बनकर, लेकिन धीरे धीरे पूरे उपमहाद्वीप की शासक बन बैठी। देखिए कैसे सिर्फ 2 सदियों के अंदर एक व्यापारिक रिश्ता धीरे धीरे गुलामी में तब्दील हो गया। जो कंपनी सिर्फ बिजनेस करने आई थी, उसने अपनी चालाकी और अपनी मिलिट्री पावर का इस्तेमाल करके पहले जमीन पर कब्जा किया और फिर देखते ही देखते पूरे देश पर। और इस गुलामी की कीमत वो बहुत बहुत भारी थी। भारत की दौलत को जहाज़ों में भर भर कर बाहर भेजा गया। यहाँ के जो बेहतरीन कारीगर थे, जो इंडस्ट्रीज थीं, उन्हें जानबूझकर खत्म कर दिया गया। और जो आम लोग थे, उन पर भेदभाव और इतने भारी टैक्स लाद दिए गए कि जीना मुश्किल हो गया। अब आते हैं इस कहानी के एक बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट पर, एक ऐसा मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। हम बात कर रहे हैं 1857 के महाविद्रोह की, आज़ादी की लड़ाई का वो पहला, सबसे बड़ा और संगठित कदम। ये विद्रोह असल में सालों से दबे हुए गुस्से की एक चिंगारी की तरह शुरू हुआ। जब भारतीय सैनिकों को लगा कि उनके धर्म और उनकी संस्कृति का अपमान हो रहा है, तो उन्होंने आवाज़ बुलंद की। और जानते हैं क्या हुआ? वो चिंगारी देखते ही देखते एक ऐसी आग बन गई जिसमें राजा, किसान, आम नागरिक, समाज का हर तबका अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक साथ खड़ा हो गया। हाँ, ये सच है कि इस विद्रोह को बहुत बेरहमी से कुचल दिया गया, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा असर हुआ ना, वो ज़मीनी नहीं बल्कि दिमागी था। इसने पहली बार पूरे भारत में एक नेशन वाली फीलिंग पैदा की, एक राष्ट्रीय पहचान बनाई। लोगों को लगा कि हम सब एक हैं, और यहीं से आज़ादी का वो बीज बोया गया जो आगे चलकर एक बहुत बड़ा पेड़ बनने वाला था। तो 1857 के बाद लड़ाई का तरीका बदला। अब ये महसूस होने लगा था कि सिर्फ विद्रोह काफ़ी नहीं है। अब इस संघर्ष को एक ऑर्गेनाइज्ड, एक राजनीतिक शक्ल देने की ज़रूरत है। और इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए 1885 में बनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। सोचिए, ये पहली बार था जब एक ऐसा नेशनल प्लेटफॉर्म बना जहां पूरे देश के पढ़े लिखे लोग एक साथ आकर बातचीत, बहस और पॉलिटिकल प्रेशर के जरिए अपने हक की बात एक सिस्टमैटिक तरीके से रख सकते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, इस आंदोलन की सोच भी बदली। देखिए, शुरुआत में जो नेता थे, जिन्हें हम नरमपंथी कहते हैं, वो शांति से बातचीत करके धीरे धीरे सुधार चाहते थे। पर जब इससे कोई खास फायदा नहीं हुआ, तो एक नई पीढ़ी सामने आई, उग्र राष्ट्रवादी। इन्होंने साफ साफ और निडर होकर कहा कि हमें सुधार नहीं, हमें चाहिए पूर्ण स्वशासन, यानी स्वराज। और फिर 20वीं सदी की शुरुआत में इस कहानी में एंट्री होती है महात्मा गांधी की, और उनके आने से ये पूरा संघर्ष जैसे पूरी तरह से बदल गया। उन्होंने इस लड़ाई को कुछ गिने चुने लोगों से निकालकर देश के लाखों करोड़ों आम लोगों तक पहुंचा दिया। गांधी जी का सबसे ताकतवर हथियार क्या था? वो था सत्याग्रह, मतलब सत्य के लिए आग्रह करना। ये सिर्फ कोई टैक्टिक नहीं थी, ये एक पूरी फिलॉसफी थी, एक ऐसा दर्शन जिसने दुनिया को दिखाया कि बिना हथियार उठाए, अहिंसा के रास्ते पर चलकर भी सबसे बड़ी ताकत से लड़ा जा सकता है। और ये सिर्फ बातें नहीं थी, गांधी जी ने इसे जमीन पर उतार कर दिखाया। 1920 का असहयोग आंदोलन,
जिसमें अंग्रेजों की हर चीज का बहिष्कार किया गया। फिर 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन और उसका सबसे बड़ा प्रतीक नमक मार्च। इन आंदोलनों ने दिखा दिया कि कैसे किसान, मजदूर, औरतें, स्टूडेंट्स सब मिलकर शांति से भी एक बहुत बड़े साम्राज्य की नींव हिला सकते हैं। लेकिन एक बात समझनी बहुत जरूरी है। आजादी की लड़ाई सिर्फ एक ही रास्ते पर नहीं लड़ी जा रही थी। जहां एक तरफ गांधी जी का शांति का रास्ता था, तो वहीं दूसरी तरफ भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी भी थे, जो मानते थे कि आजादी सीधे टकराव और एक्शन से मिलेगी। देखिए, मंजिल सबकी एक ही थी, आजादी, बस रास्ते अलग अलग थे। अब हम आ पहुंचे हैं 1940 के दशक में। आजादी की लड़ाई अब अपने बिल्कुल आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर थी। मंजिल सामने दिख रही थी, लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी बाकी थी। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और ब्रिटिश साम्राज्य बुरी तरह से कमजोर हो चुका था। गांधी जी ने इस मौके को पहचाना। 1942 में उन्होंने शुरू किया भारत छोड़ो आंदोलन और नारा दिया, करो या मरो। ये अंग्रेजों के लिए एक साफ और आखिरी पैगाम था कि अब बस बहुत हुआ, अब भारत छोड़कर जाना ही होगा। आजादी का सपना अब बस कुछ ही कदम दूर था, एकदम सामने। लेकिन सवाल यह था कि इसकी कीमत क्या होगी, क्योंकि इस आजादी के साथ एक ऐसी ट्रेजेडी जुड़ने वाली थी जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। और वो कीमत थी देश का बंटवारा। अगस्त 1947 एक ही समय में दो हकीकतें लेकर आया। एक तरफ सदियों की गुलामी के बाद आजादी की बेहिसाब खुशी थी, तो दूसरी तरफ बंटवारे का वो भयानक दर्द, जिसमें लाखों लोगों को अपना घर, अपनी जमीन और अपने लोगों को हमेशा के लिए खोना पड़ा। इन सब उतार चढ़ावों, खुशी और गम के बीच आखिरकार वो ऐतिहासिक लम्हा आ ही गया जिसका सदियों से इंतजार था। जैसा कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, आधी रात के समय जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा। इन शब्दों ने उस पल की उम्मीद और उसके वजन को इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज कर दिया। ये एक नए दौर की शुरुआत थी, एक ऐसी सुबह जिसका सपना न जाने कितनी पीढ़ियों ने देखा था। और ये याद रखना सबसे जरूरी है कि यह आज़ादी किसी एक इंसान या किसी एक घटना की वजह से नहीं मिली। नहीं, ये तो उन लाखों करोड़ों लोगों की मिलीजुली कोशिश का नतीजा थी। वो लोग जिनके नाम हम शायद जानते भी नहीं, उन अनगिनत हीरोज का सामूहिक बलिदान थी, जिन्होंने इस एक सपने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया था। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हिम्मत और हौसले की ये दास्तान आज हमें आज़ादी की कीमत और उसके असली मतलब के बारे में क्या सिखाती है? ये जो आज़ादी हमें मिली है, उसकी रक्षा करना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, इस पर सोचना हम सब के लिए बहुत जरूरी है।